चैप्टर 2 है संविदाओं। कौन से करार जो संविदाएँ बनती है, कौन सी संविदाएँ हैं जो शून्य करनी होती है, कौन से करार जो शून्य हैं उनके विषय में। धारा 10 कौन से करार जो संविदाएँ बन सकती है। तो करार के एसेंशियल क्या-क्या होते हैं जो संविदाएँ बनने के लिए ज़रूरी है। तो सब करार संविदाएँ हैं। यदि वे संविदा करने के लिए तो सक्षम पक्षकारों द्वारा की जाए और स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य होना चाहिए और कोई शून्य घोषित नहीं होनी चाहिए। अब आगे भी बताया हुआ है कि सक्षम पक्षकार कौन होगा, स्वतंत्र सहमति क्या होती है, विधिपूर्ण प्रतिफल, विधिपूर्ण उद्देश्य क्या होता है और कुछ सेक्शन ऐसे बताए हुए हैं जो करार करना शून्य घोषित ही किया हुआ है। अब आगे जो एसेंशियल बताए हुए हैं ये तो बेस है, इसके अलावा भी और कोई ऐसी विधि हो सकती है जिसके अंदर किसी संविदा को करने के लिए और भी एसेंशियल बताए हुए हो सकते हैं, जैसे कि कोई संविदा है जो लिखित में होनी चाहिए और रजिस्ट्रीकृत होनी चाहिए। ऐसी ऐसी कंडीशंस और विधियों में भी दी हुई है। जैसे कि टीपी एक्ट के अकॉर्डिंग 100 रुपये से ज़्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो रजिस्ट्रीकृत होना कंपलसरी है, तो उस पर प्रभाव नहीं डालता है। ये मतलब बेसिक एसेंशियल है जो कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। इसके अलावा भी और एसेंशियल और विधियों में बताए हुए हो सकते हैं। अब धारा 11 बताती है कि कौन पक्षकार सक्षम है। जो धारा 10 का फर्स्ट पॉइंट था कि सक्षम पक्षकारों द्वारा की जानी चाहिए संविदा, तो सक्षम कौन हो सकता है? हर एक व्यक्ति सक्षम है जो प्राप्तव्य है, मतलब कि वयस्क है। तो भारत में जो विधि चलती है भारतीय वयस्कता अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से जो अधिक आयु का व्यक्ति है वो वयस्क है। और यहाँ लिखा हुआ है कि जिस विधि के वो अध्ययन है, मतलब कि इंडिया में तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट चलता है और विदेशों का कोई व्यक्ति जिससे हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और वहाँ विदेश में कोई और विधि चलती है जिसके अकॉर्डिंग कोई और एज दी हुई है तो उसके उसे उस हिसाब से वयस्क मानेंगे। लेकिन इंडिया में तो 18 वर्ष से ऊपर का जो भी व्यक्ति है वो वयस्क है। और दूसरा पॉइंट है जो स्वस्थ चित्त होना चाहिए। तो पहला तो वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ चित्त होना चाहिए। और तीसरा है विधि द्वारा संविदा करने के लिए निर्धारित नहीं होना चाहिए। मतलब कि और भी बहुत सी विधियाँ है जिसके अंदर ये डिक्लेयर किया रहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है तो संविदा नहीं कर सकता है। जैसे कि कोई कन्विक्ट है जिसको प्रिजन में रखा हुआ है तो वो उस टाइम संविदा नहीं कर सकता है, तो ये अलग विधि में बताया हुआ है। अब ऐसे जिस कंट्री से हमारा विद्रोह चल रहा है, मतलब वॉर चल रही है, तो उस कंट्री के किसी इंसान से भी हम संविदा नहीं कर सकते हैं। तो ये सब अन्य विधियों में बताया हुआ है, तो उस हिसाब से अगर कोई निर्धारित है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि कोई दिवालिया घोषित व्यक्ति है तो उस दिवालिया से भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये दिवालिया अधिनियम में बताया हुआ है। अब ये प्लीडिंग केस है मोरी भी बनाम धर्मदास घोष, इसमें बताया गया था कि अवैध के साथ किया हुआ जो करार होता है वो प्रारंभ से शून्य होता है, मतलब कि वो कभी संविदा बनता ही नहीं है। मतलब कि जिस दिन से आपने किया उस अवैध के साथ करार तो वो उसी दिन से शून्य रहता है। इस केस में ऐसा था कि एक आदमी ने एक अवैध को लोन दे दिया था और उसके वकील को पता था कि वो लड़का अवैध केस को जानने के बाद भी उसने उस लड़के से लिखवा दिया था कि हाँ मैं अवैध को ये लोन मैंने लिया है। और इस बेस पे वो कोर्ट में स्यू करता है कि इससे इस लोन को वापस किया जाए, ऐसा कुछ था इस केस में। तो कोर्ट ने यह हल किया था कि जो अवैध के साथ जो की हुए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आराम से शून्य होते हैं, उसको वो अवैध बाद में जाकर रेक्टिफाई भी नहीं कर सकता है। अब धारा 12 किस व्यक्ति को हम कहेंगे कि वो संविदा करने के टाइम स्वस्थ चित्त था कि नहीं था। तो जिस टाइम किसी व्यक्ति ने संविदा की तब उसको संविदा से उसके हित पर जो प्रभाव पड़ने वाला है वो उसको समझ पा रहा था या नहीं समझ पा रहा था, वो युक्ति निर्णय लेने के लिए सक्षम था कि नहीं था। संविदा को समझना और अपने हित पर पड़ने वाले उस प्रभाव को समझने के लायक अगर कोई व्यक्ति था तो इसको कहेंगे कि वो स्वस्थ चित्त का था। और अगर वो नहीं समझ पा रहा था तो हम कहेंगे कि वो स्वस्थ चित्त का नहीं था। लेकिन किसी को अगर ये प्रूव करना है कि जब संविदा की गई तब मैं स्वस्थ चित्त का नहीं था तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो संविदा को समझ नहीं पा रहा था, उसके हित पर पड़ने वाले प्रभाव को भी नहीं समझ पा रहा था। ये किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि बीमारी से या फिर कोई कोई बचपन से ही मूर्ख होता है थोड़ा सा, और कोई जो कुछ कम पढ़ा लिखा होता है इसलिए वो संविदा को नहीं समझ पाता है। तो किसी भी रीजन से वो प्रूव कर सकता है कि वो स्वस्थ चित्त का नहीं था। लेकिन लॉ तो यही मान के चलता है कि कोई भी व्यक्ति है तो वो स्वस्थ चित्त का ही है। बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पे होता है कि वो सचित का नहीं था। अब यहाँ दो स्पेसिफिक कंडीशंस बताई हुई है कि मतलब कि जो एक व्यक्ति है जो हमेशा ही विकृतित का रहता है तो क्या वो कभी कॉन्टैक्ट कर ही नहीं सकता है, लेकिन वो कभी कभी सही हो जाता है अगर तो उस टाइम कॉन्टैक्ट कर सकता है। और एक है जो एक व्यक्ति है जो हमेशा सचित का रहता है, जैसे कि हमें हमेशा सचित के रहते हैं लेकिन किसी कारण से अगर हम विकृतित के हो जाए तो उस जब विकृतित के रहेंगे तब हम जो संविदा करेंगे वो वैलिड नहीं रहेगी। मतलब कि दो कंडीशन बताई हुई है कि एक तो बंदा जो हमेशा ही विकृतित रहता है उसके साथ आप तब कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और एक इंसान है जो हमेशा सचित रहता है उसके साथ आप तब कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हो। अब इसी पे बेस्ड इलस्ट्रेशन भी दिए हुए हैं कि पागल खाने का एक रोगी है जो हमेशा कभी उसको पागलपंथी के दौरे आते हैं, कभी कभी तो जब उसको दौरा है उस टाइम उसके साथ संविदा नहीं कर सकते हो। जब वो सही है स्वच्छित का है तो आप उसके साथ संविदा कर सकते हो। जब एक स्वस्थ चित्त का व्यक्ति है जो हमेशा स्वस्थ ही रहता है और वो किसी तेज बुखार के कारण मतलब कि वो अपनी संविदा के कारण उसके हितों में पड़ने वाले प्रभाव को नहीं समझ पा रहा है, उस टाइम आप उसके साथ संविदा नहीं कर सकते। लेकिन जब वो स्वस्थ हो जाएगा वापस तो आप उसके साथ संविदा कर सकते हो। तो ये बताया हुआ है कि जैसे कि वो जब चित्त विकृत के कारण जब नहीं समझ पा रहा है या नशे की हालत में है तब तक आप उसके साथ संविदा नहीं कर सकते हो। अब धारा 11 और 12 तो थी सक्षम पक्षकारों को एक्सप्लेन करी थी। अब धारा 13 है, यहाँ से शुरू हो जाता है सम्मति। जो सम्मति स्वतंत्र होनी चाहिए तो उसको डिफाइन किया हुआ है कि सम्मति पहली बात तो होती क्या है। सम्मति होती है जब दो व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो सम्मति है। मतलब कि जैसे मैं जिस गाड़ी को बेचने के लिए कॉन्टैक्ट करना चाह रही हूँ, सामने वाला बंदा भी उसी गाड़ी के बारे में सोच के मेरे साथ कॉन्टैक्ट करे। जैसे मेरे पास दो गाड़ियाँ हैं तो हम दोनों को एक ही गाड़ी जो मेरे को बेचनी है उसी के बारे में हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तब कहेंगे कि हम एक ही बात पर और एक ही भाव से सहमत हैं। लेकिन अगर मैं अपनी लाल गाड़ी के बारे में बात कर रही हूँ और सामने वाला मेरी पीली गाड़ी के बारे में बात कर रहा है तो ऐसा वो सहमति हमारी सहमति नहीं होगी, क्योंकि ऐसी सहमति को सहमति नहीं कहा जाएगा कि हम एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत नहीं है। तो ऐसी सहमति के साथ भी हम कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे सहमति स्वतंत्र है या नहीं है इसकी बात ही नहीं हो रही, लेकिन सहमति होनी तो चाहिए पहली बात। तो सहमति के लिए जरूरी है कि एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होना। अब आगे बताया हुआ है कि मैंने सहमति ले तो ली क्योंकि सहमति एक ही बात पर एक ही भाव पे तो है, लेकिन किसी एक पक्षकार ने कुछ गड़बड़ करके वो सहमति ली है। मतलब जो गड़बड़ है वो यहाँ 5 पॉइंट्स में बताई हुई है। वो किसी सहमति में अगर ये सब चीज़ें हो जाती है तो वो स्वतंत्र नहीं रह जाती। तो सहमति स्वतंत्र की कही जाएगी जब वो या तो प्रपीड़न से जो धारा 15 बताई हुई है, असमय कसर से, कपट से, दुरुपदेशन से या फिर भूल से प्रभावित नहीं हो, तब हम कहेंगे कि सहमति स्वतंत्र है। बदला इस पॉइंट को समझना भी जरूरी है कि कोई भी सहमति इन 5 पॉइंट से अगर मैंने किसी ने ये सारी चीज़ें की तो सही, प्रपीड़न, असमय कसर या भूल या कुछ हुआ तो सही हमारी सहमति में, लेकिन मेरी सहमति उससे प्रभावित नहीं थी तो कॉन्ट्रैक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये प्रपीड़न, असमय कसर या इस कपट की वजह से ही मैंने सहमति दी है तब मैं एक अपने कॉन्ट्रैक्ट को मतलब ऐसी संविदा नहीं बनती, मैं उस करार को शून्य घोषित करार को क्या मतलब कि इन सब चीज़ों की वजह से संविदा बंद हो जाती है, करार संविदा बंद हो जाता है। लेकिन कुछ संविदा का मेरे को बाद में पता चल जाता है कि इन सब चीज़ों से वो मेरी सहमति ली गई थी तो मैं संविदा को शून्य घोषित करवा भी सकती हूँ और चाहो तो उसको वैलिड भी करवा सकती हूँ। इसके पॉइंट्स आगे दिए हुए हैं कि कब मैं शून्य करनी होती है, इनमें से किस पॉइंट से आधारित संविदा शून्य करनी होगी, कौन सी शून्य ही रहेगी, शून्य रहती है पहले से ही, और किस पे
भूल वगैरह में फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा आगे बताया हुआ है। अब आगे बढ़ते डिफाइन किया गया है यहाँ प्रपीड़न को। तो किसी व्यक्ति से आप कोई करार उसको किसी कार्य को कर ऐसे कार्य को करने या करने की धमकी देकर कर रहे हो जो भारतीय दंड संहिता में निषिद्ध है। भारतीय दंड संहिता तो रही नहीं, तो मतलब कि बीएनएस में निषिद्ध है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, मतलब कि कोई भी ऐसा काम करने की धमकी देना जो बीएनएस द्वारा निषिद्ध है, या कोई ऐसी संपत्ति चाहे वो आपकी हो या किसी और व्यक्ति की, मतलब कि कोई वो और व्यक्ति इस तरीके से आपका संबंधी हो कि उससे उसकी संपत्ति अगर आपने विरुद्ध तरीके से निरोध में रख रखी है तो मेरे पे दबाव पड़ेगा और उस दबाव के कारण मैं उसके साथ करार कर लूँगी। तो मतलब कि मेरी संपत्ति या किसी और किसी संपत्ति को निरुद्ध करने की धमकी देकर अगर कोई ऐसी संविदा कर लेता है तो संविदा शून्य करनी हो जाती है। तो शून्य करनी हो जाती है तो मैं बताया, लेकिन आगे बताया कि हाँ इससे आधारित संविदा शून्य करनी होती है। अब इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। अब प्रपीड़न के लिए एक कंडीशन क्या जरूरी है कि वहाँ भारतीय दंड संहिता लागू भी तो, भारतीय दंड संहिता की बीएनएस आपके टाइम में तो बीएनएस लागू भी तो इसका डिफेंस नहीं ले सकता है कोई। मतलब कि किसी विदेश में अगर आपने किसी के साथ प्रपीड़न किया है और आप भारत में आके उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराना चाहते हो तो प्रपीड़न के बेस पे वो वैलिड नहीं रहेगी, क्योंकि जो पक्षकार की सहमति प्रपीड़न पर आधारित है वो डिफेंस ले लेगा इस चीज़ का। अब इसका एक इलस्ट्रेशन भी है, जैसे कि खुले समुद्र पे, मतलब खुले समुद्र पे तो बीएनएस लागू नहीं होता है, एक अंग्रेजी पोत है, क्योंकि अगर आप इंडिया की पोत होती तो भी उस पर बीएनएस लागू हो जाता है, लेकिन खुले समुद्र पर अंग्रेजी पोत पर ऐसा कोई कार्य जो आपराधिक अभिप्राय से इसकी धमकी देकर इस से करार कर लेता है तो वो करार प्रपीड़न से प्रभावित हो गया है, क्योंकि चाहे इंग्लैंड में ऐसा अभी आपराधिक अभिप्राय अपराध हो चाहे ना हो, और चाहे जिस टाइम आपराधिक अभिप्राय किया गया तो वो इंडिया में थे या नहीं थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अभी करार प्रपीड़न से प्रभावित ही है। इससे रिलेटेड केस भी है रंगनायकम्मा बनाम अलवर सेट्टी। इस केस में ऐसा हुआ था कि एक वाइफ थी जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो उसकी डेड बॉडी को उसके घर वालों ने अंतिम संस्कार करने से रोक दिया था और ये कंडीशन लगाई थी कि जब तक आप इस बच्चे को गोद नहीं ले लेते, तब तक गोद पत्र को साइन नहीं कर देते, तब तक आपके हस्बैंड को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने देंगे। तो ये आईपीसी में एक ऑफेंस है 297 में, अंतिम संस्कार के कार्य में कोई विघ्न डालना। तो ये जो गोद पत्र पर साइन लिए गए थे उस औरत के, वो इस अपराध को करने की धमकी देके किए गए थे, इसीलिए ये जो गोद पत्र था उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। अगला आता है असम्यक असर। अब असम्यक असर होने के लिए एक पक्षकार का ऐसी स्थिति में होना जरूरी है जिससे कि वो दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित कर सके। मतलब किसी कोई पोस्ट होनी चाहिए उसकी, या तो कोई ऑफिसर हो या तो आपका मास्टर हो या फिर माता पिता, ऐसा कोई विश्वास आश्रित आपके बीच में संबंध होना चाहिए जिसकी वजह से वो दूसरा बंदा जो है इच्छा को आपकी अधिशासित करने की स्थिति में हो, और इस स्थिति में होना ही जरूरी नहीं है, वो उसका फायदा भी उठाए उस स्थिति का। तो हम कहेंगे कि कोई भी जो संविदा की सहमति है वो असम्यक असर से प्रभावित है। अब यहाँ कुछ ऐसी स्थितियाँ बताई भी गई है, एक्सप्लेन की हुई है कि हाँ ऐसी जब स्थिति होगी तो वापस अधिशासित करने की स्थिति में होगी, लेकिन इसको व्यापकता पर प्रभाव नहीं डाला है। मतलब कि जरूरी थोड़ा है कि यहाँ जो डिफाइन किया हुआ है वही स्थितियाँ, और भी कोई स्थिति ऐसी हो सकती है जिसमें कोई दूसरा बंदा की सहमति को प्रभावित करने की स्थिति में आ जाए, लेकिन यहाँ कोई एग्जाम्पल दिए हुए आपको जिससे आप समझ सको कि हाँ तब हम कहेंगे कि कोई किसी की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में हो सकता है। तो क्या पॉइंट है कि अन्य व्यक्ति उसका वास्तविक या तो दृश्यमान प्राधिकार रखता हो। वास्तविक मतलब कि जैसे कि कोई एक तो एम्प्लॉय है जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपॉइंटेड है, तो वो उसका मास्टर जो होगा वो उसको वास्तविक रूप से प्राधिकार रखता है, और एक कोई दृश्यमान भी ऐसा हो सकता है जैसे कि आपने कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो भी आपका कोई ऐसा एम्प्लॉय है या कोई काम कर रहा है ऐसा, या आपके बीच में ऐसा कोई मतलब है जिसकी वजह से वो किसी प्राधिकार की स्थिति में आ जाए, या फिर ऐसा कोई संबंध है जो वैश्वासिक संबंध वो, मतलब कि विश्वास का संबंध, जैसे कि गुरु चेला माता पिता इन सब के बीच में विश्वास का संबंध हो जाता है, डॉक्टर या पेशेंट के बीच में विश्वास का संबंध हो जाता है, वकील और मुवक्किल के बीच में हो जाता है। तो ये सब ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई किसी की इच्छा को प्रभावित कर सकता है। अब ये तो चलो गई प्राधिकार वाली बात। मानसिक सामर्थ्य के आधार पर भी कोई किसी की ऐसी सिचुएशन में आ जाता है। जैसे मान लो कि आपको किसी के बारे में पता है कि उसका मानसिक सामर्थ्य या तो उसकी आयु या तो कोई रोग या फिर किसी मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण वैसी स्थिति में है कि उसकी स्थिति का आप फायदा उठा सकते हो और उसका फायदा उठाओ भी, तब ये कहा जाएगा कि आपने असम्यक असर का उपयोग किया। जैसे कि आपके सामने कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया, वो मरने की स्थिति में, और आप जाके उसका फायदा उठाओ और उससे एग्रीमेंट साइन करवा लो कि चल तू एग्रीमेंट साइन करेगा तभी मैं तेरे को हॉस्पिटल ले जाऊँगा, वो स्थिति में तो साइन कर ही देगा। तो ऐसी अनुचित स्थिति का आपने फायदा उठाया तो ये असम्यक असर की कोटि में आ जाएगा। तो ये जो थर्ड पॉइंट है वो कोर्ट के लिए, मतलब कि जब कोर्ट के सामने कोई ऐसा केस आ जाए जिसको देख, ऐसा समझवार आ जाए जिसको देख के लगने लग जाए कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, जो मतलब कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो देख के पता चल रहा है कि हाँ एक नॉर्मल कैपेसिटी का इंसान तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन राइज कर सकती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उसको उस व्यक्ति पर डाल सकती है जो असम्यक असर की स्थिति में है, तो कैसा कोई अधिशासी पोस्ट उसने होल्ड कर रखी है, तो उस व्यक्ति पर ये भार होगा कि हाँ मैंने जो ये कॉन्ट्रैक्ट किया है वो अपने इस अधिशासी प्रभाव का उपयोग करके नहीं किया है। मतलब कि बस बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में डिक्लेरेशन कर रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट देखने से ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो कोर्ट बर्डन ऑफ प्रूफ अगले बंदे पर डाल सकता है कि आप ये प्रूव करो कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे असम्यक असर से प्रभावित नहीं है। अब इसका एग्जांपल है कि जैसे कोई बैंकर है तो वो लोन दे रहा है और नॉर्मल जो लोन रेट है उससे बहुत ज़्यादा 6% रेट पे लोन दिया जा रहा है, और वो जस्ट डबल कर दे या फिर ट्रिपल करके आपको लोन दे दे, तो देख के पता चल रहा है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता। अगले बंदे की आवश्यकता का अनुचित प्रभाव लेके आपने इसको इतने हाई रेट पे लोन दिया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस बैंकर पे चला जाएगा। अब ये अगला कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 111 पर ये कोई प्रभाव डालता है। अभी यहाँ सेक्शन आपको नई भारतीय साक्ष्य अधिनियम का देखना पड़ेगा, लेकिन ये जो धारा थी ये भी यही डिक्लेयर करती थी कि अगर असम्यक असर की स्थिति में कोई है तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड ये भी थी। इसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति असम्यक असर की स्थिति में है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे होगा कि संविदा बर्डन ऑफ प्रूफ से क्या वो असम्यक असर से प्रभावित है या नहीं है। तो ये मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि साक्ष्य अधिनियम में जो भी लिखा हुआ होगा वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा, ये जो प्रोविजन है उस पर प्रभाव नहीं डालता है। लेकिन इसमें दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन ऐसे है भी नहीं, लेकिन बस ये डिक्लेयर कर रहा है कि हाँ मैं उसकी साक्ष्य अधिनियम की जो दायरे हैं उसको लांघने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस हाँ यहाँ प्रोविजन डाला हुआ है। उसके इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट में तो है कि एक पुत्र था जो जब अवयस्क था तब उसके पिता ने उसको कुछ धन उधार दिया था, लेकिन जब वो वयस्क हो गया तो वो पिता और पुत्र का जो संबंध था उसका फायदा उठाते हुए पिता ने उसके साथ एक बंध पत्र लिखवा लिया कि जो धन उसको दिया था उससे ज़्यादा का बंध पत्र लिखवा लिया। तो यहाँ पिता और पुत्र का संबंध के कारण तो पुत्र ने वो बंध पत्र लिख दिया, तो यहाँ असम्यक असर से प्रभावित हो गई संविदा। अगला एग्जाम्पल है जैसे कि कोई डॉक्टर है जो अपने मरीज से मतलब कि जब वो बीमार था उस दशा में
हाई प्राइस चार्ज कर लेता है। तो उसने भी एसएमएस का प्रयोग कर लिया। अब एक साहूकार है जो ऋण लेना चाह रहा है, मतलब कि जब साहूकार के पास गया तो उसने हाई रेट पे उसको उधार दे दिया। वो भी देख के पता चला था कितनी हाई रेट पे उधार दिया हुआ है, तो ये भी एसएमएस का प्रयोग था। लेकिन जिस एग्जाम्पल में एक बैंकर है, जब बाजार में धन की तंगी थी तब उसने रेट, मतलब ब्याज की दर ऊँची थी, लेकिन पूरे मार्केट में ही ब्याज की दर ऊँची हो गई थी, तब उसने उस दर पे उसको उधार दिया। तो मतलब यहाँ एसएमएस का उपयोग नहीं किया क्योंकि बाजार में खुद ही तंगी थी। आपका पर से क्या अभिप्राय है, मतलब कि आगे जो कार्य बताए गए हैं उन कार्यों में से कोई भी कार्य एक पक्षकार या उसका एजेंट करता है दूसरे पक्षकार या उसके एजेंट को इस आशय से कि उसको प्रवंचना करनी है, मतलब कपट के लिए उसका इंटेंशन भी होना चाहिए प्रवंचना करने का। ये मिसरिप्रेजेंटेशन और कपट में यही डिफरेंस रहता है कि यहाँ पे कपट में आशय भी होता है प्रवंचना करने का। वो कौन कौन से कार्य है जिससे हम कहेंगे कि कपट हुआ है। तो पहला है कि कोई बात जो सत्य नहीं है, आप जानते हैं कि वो सत्य नहीं है, तो भी आप उस अगले बंदे को भी सुधार हैं कि हाँ ये बात सत्य है, ताकि वो उस पर विश्वास करके आपके साथ एग्रीमेंट कर ले। या कोई ऐसा तथ्य है जिसके बारे में आपको जानकारी है लेकिन आप उस तथ्य को सक्रिय को छुपा रहे हो, जैसे कि अगर आप कोई सोफा या फर्नीचर बेच रहे हो और उसमें कोई डिफेक्ट है लेकिन आपको पता है वो डिफेक्ट, लेकिन आप बंदे को बता नहीं रहे हो, तो ये आपने फ्रॉड कर दिया उसके साथ। या आप ऐसा कोई वचन दे रहे हो जिसको आपको पता है कि आप उस वचन को पूरा नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी आप पूरा करने के आशय के बिना आप ऐसा कोई वचन दे रहे हो। इसका एग्जाम्पल है जैसे आपको पढ़ाने के लिए एक बच्चे को भेजा है पेरेंट्स ने, लेकिन आपको पता है कि आपके पास पढ़ाने का टाइम नहीं है, फिर भी आपने वो एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ चलो पैसे तो आ रहे हैं, बाद में पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे देख लेंगे किसी और से पढ़वा देंगे। तो ऐसा कोई वचन है जो आप पूरा नहीं करना चाह रहे हो, तो आप फ्रॉड कमिट कर रहे हो। अब एक प्रवंचना करने योग्य अन्य कोई कार्य, यहाँ पे फ्रॉड को कोई लिमिट होना है, नए जमाने के अनुसार नए फ्रॉड इवॉल्व होते रहते हैं। तो अब यहाँ उस लिमिट को, मतलब कि इस पूरे सेक्शन की लिमिट जो थी उसको खुला रखा गया है। मतलब कि अगर ये किसी चीज़ को डिफाइन कर दिया होता तो ये लिमिटेड हो जाता, लेकिन इसको खुला रखने के लिए अन्य कोई कार्य भी जोड़ा गया है। अब पाँचों पॉइंट है, किसी विधि में ही ऐसा घोषित किया हुआ है कि हाँ ऐसा कोई काम आप कर रहे हो तो कपटपूर्ण ही होगा, तो विधि के अनुसार भी कपट हो सकता है। अभी जो स्पष्टीकरण है इसके लिए पीछे वाला ये हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कपट कोई कार्य या लोग से कार्य से भी हो सकता है या किसी के मौनानुकूलन से, लेकिन चुप रह के भी किया जा सकता है। तो स्पष्टीकरण ये बताता है कि तब मौन रहना कपट नहीं है, मतलब कि कोई तथ्य है दूसरा पक्षकार खुद से ऐसा सोच रहा है और हम बस चुप है, तो मतलब कि हमने फ्रॉड कमिट नहीं किया है। मतलब कि जब मौन द्वारा कपट तभी होता है जब आपको बोलना कर्तव्य हो। मतलब मौन द्वारा कपट के लिए जरूरी है कि आपका बोलना कर्तव्य हो, नहीं तो चिल्ला चिल्ला के आपको हर चीज़ डिक्लेयर करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको दूसरे पक्षकार को बताना का कर्तव्य होता है, तो वो चीज़ें अगर आप नहीं बताते हो तो आपने मौन द्वारा कपट किया है। तो मौन द्वारा कपट कर्तव्य होने पर नहीं बोलने पर, या फिर जब आपका मौन स्वतः बोलने के समान ना हो जाए, जैसी स्थिति आ जाए कि आप मौन रह रहे हो तो अगला ये मान ले कि हाँ आप बोल रहे हो। इसका इलस्ट्रेशन आगे दिया हुआ है, एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे कि एक नीलामी के लिए घोड़ा खड़ा है, वो उसका इंस्पेक्शन कर सकता है खरीदने वाला कैसे भी देख के। अब का कोई ये भले जानकारी है कि वो ऐबदार है, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं, और अगर अगले ने उसको खरीद लिया तो उसने कोई कपट नहीं कमिट किया, क्योंकि उसका बोलने का कर्तव्य नहीं था। घोड़े को देख के भी आप पता लगा सकते हो कि वो ऐबदार है या नहीं है। अब यही घोड़ा अगर अपनी पुत्री को बेच रहा होता है, मतलब कि पुत्री अभी प्राप्तव्य हुई है, मतलब इसमें इतनी समझ है नहीं, लेकिन अब पिता है तो उसका कर्तव्य है कि अपनी पुत्री को सब जानकारी अच्छे से दे। तो यहाँ उसने कपट कमिट कर दिया है क्योंकि उसका कर्तव्य बोलने का था। अब इसी सिचुएशन में अगर खने वैसे पूछ लिया होता कि आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं समझ लूंगा कि ये घोड़ा बेएब है, उसने पूछ लिया तो आपका बोलने का कर्तव्य था, लेकिन फिर भी आप मौन रह गए, तो अभी मौन बोलने के तुल्य है। मतलब उसने ये समझ लिया कि आपने कुछ नहीं बोला तो घोड़ा बेएब है, तो आपने यहाँ कपट कर दिया है। खरीदोने के व्यापारी है, खर को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से कि प्राइस कम ज़्यादा होने वाले हैं, अब वो ये चीज़ दूसरे पक्षकार को ना बताए तो यहाँ उसका बोलने का कर्तव्य नहीं है। वो तो व्यापारी है, खर को भी ये सब जानकारियाँ होनी चाहिए, लेकिन अगर खर ऐसी जानकारी देने के लिए खर को आबद्ध नहीं है, क्योंकि ये तो व्यापार है, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होता ही रहता है, और ये खर को बताने का कर्तव्य नहीं था। खर को ये सब जानकारियाँ होनी चाहिए, अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको कॉन्टैक्ट करना चाहिए। दुर्व्यवदेशन होता है, जैसे कि अनजाने में हमसे कोई कपट हो जाए तो उसको दुर्व्यवदेशन कहेंगे हम। दुर्व्यवदेशन किस प्रकार से हो सकता है, जैसे कि कोई भी बात आपने किसी से कही जो आपको भी ध्यान नहीं कि वो सच है या नहीं है, लेकिन उस बात से प्रभावित होकर किसी ने आपके साथ संविदा की है, तो वो दुर्व्यवदेशन से प्रभावित संविदा हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट है कि कोई आपने ऐसा कोई कर्तव्य भंग किया जिससे कि आपको कोई फायदा और दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान हो गया। जैसे इसका एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि आपने कोई शर्ट खरीदने गए और दुकानदार ने गलती से 2 शर्ट दे दी और आप वो लेके घर आ गए। अब आपने कुछ इसमें गलती नहीं की, लेकिन आपका क्या कर्तव्य था कि अगर वो 2 शर्ट आ गई तो एक आप उसको रिटर्न कर दो। इससे आपको तो संविदा में गलत फायदा हो गया और अगले को नुकसान हो गया। आपका कर्तव्य था कि आप उस शर्ट को वापस दे दें, लेकिन अगर जब उस दुकानदार को पता चलेगा कि आपने 2 शर्ट रख ली है तो वो संविदा को दुर्व्यवदेशन के आधार पर शून्य घोषित करवा पाएगा, क्योंकि आपने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, लेकिन आपका जो कर्तव्य था उसको आपने पूरा नहीं किया। तो ये कर्तव्य भंग द्वारा। इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आप लाइफ इंश्योरेंस के लिए एजेंट से कॉन्टैक्ट कर रहे हो और उसने आपकी एज और आपकी हेल्थ के बारे में पूछा। आपने जानबूझ के एज या अपनी हेल्थ के बारे में कुछ गलत नहीं बताया, लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं करवा रही थी, आपको डायबिटीज़ है, या फिर आपने खुद ने भी जांच नहीं करा रखी थी, लेकिन आपको कुछ है ऐसा, लेकिन आपको सही से बताने का कर्तव्य था, लेकिन आपने उसको सही नहीं बताया, और इस आधार पर अगर उसको आपने एज या अपनी हेल्थ के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो भी आपने दुर्व्यवदेशन कर दिया है। थर्ड पॉइंट है कि करार की जो विषय वस्तु है उसके बारे में आपने कोई गलत जानकारी दे दी, जिसके आपको भी पता नहीं था कि उस विषय वस्तु की क्वालिटी वगैरह में कोई डिफेक्ट वगैरह है, लेकिन आपने उसको सब कुछ सही है ऐसा कह दिया और इस आधार पर उसने उसको खरीद दिया। तो विषय वस्तु के बारे में कोई गलत जानकारी आपने दी तो आपने दुर्व्यवदेशन करा है। अब धारा 19, 15 से 18 तक में जो जो चीज़ें दी गई उससे अगर कोई सहमति प्रभावित है तो उसका क्या क्या प्रभाव होगा ये बताती है। कोई करार अगर प्रपीड़न, कपट या दुर्व्यवदेशन 15, 17 और 18 इसमें अनुचित प्रभाव को सम्मिलित नहीं किया गया। इससे इन तीनों से अगर प्रभावित हुई है कोई करार की सहमति, तो वो करार शून्य करनी होगा। मतलब कि अगला पक्षकार के हाथ में होगा कि वो तो चाहे तो उस करार को संविदा बना रहने देना सकता है, या फिर उसको शून्य भी घोषित करवा सकता है। अब संविदा का जो पक्षकार कपट या दुर्व्यवदेशन से उसने सहमति दे दी, तो वो चाहे तो कोर्ट में जाके ये वाद ला सकता है कि संविदा को एज इट इज़ परफॉर्म किया जाए, जैसे कि वो कपट या दुर्व्यवदेशन का जो प्रभाव है उसको खत्म करके उस संविदा को पालन किया जाए। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो मान लो कर के पास कोई माल जो उसके पास था ही नहीं, उसकी संविदा उसने आपके साथ कर ली, तो उसने जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि उसको जानकारी है कि उसके पास वो माल नहीं है, तो उसने आपके साथ कपट किया। तो अब आप चाहो तो कोर्ट में जाके विनिर्दिष्ट अनुपालन का वाद ला सकते हो, कह सकते हो कि वो माल जो उसके पास नहीं है वो कहीं से खरीद के आपको अवेलेबल कराए। और यही चीज़ दुर्व्यवदेशन में भी हो सकती है। मान लो उसके पास माल है या नहीं, उसको खुद जानकारी नहीं थी कि गोडाउन में माल खत्म हो गया है, तो भी उसने आपके साथ संविदा कर ली, तब आप कोर्ट में जाके इसका विनिर्दिष्ट पालन करवा सकते हो कि अब वो वापस खरीद के आपको माल बेचे।
और नहीं तो आपको अगर कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा हो तो आप इसको शून्य भी घोषित करवा सकते हो। तो मतलब आपके पास 3 ऑप्शन है कपट या दुरुपदेशन की दशा में, या तो आप उसको शून्य करवा दो, या तो आप संविदा को एज़ इट इज़ जैसे उस कपट या दुरुपदेशन के साथ एक्सेप्ट कर लो, या उसको दुरुपदेशन या कपट को हटा के उस संविदा का पालन करवाने को बोल सकते हो। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, क्योंकि अगर दुरुपदेशन या फिर मौन द्वारा जो कपट होता है उसमें अगले ने आपके साथ दुरुपदेशन या मौन द्वारा कपट किया तो सही, लेकिन आपके पास ऐसा कोई सोर्स था जिसकी वजह से आप ये पता लगा सकते थे कि उसने ऐसा दुरुपदेशन किया है या फिर कपट किया है, मतलब कि वस्तु आपके सामने ही खुद पड़ी है और आप उसका इंस्पेक्शन करके पता लगा सकते हो कि इसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं है, और उसके कपट या मौन द्वारा कपट या दुरुपदेशन को आप खुद आइडेंटिफाई उस टाइम कर सकते थे। तो भी आपने संविदा की तो मतलब कि आपको संविदा शून्य करनी नहीं होगी। इससे रिलेटेड आगे इलस्ट्रेशन भी आएंगे तो उससे और ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। और इसका स्पष्टीकरण ये कहता है कि अगर आप उस दूसरे पक्ष ने कपट या दुर्व्यसन किया तो जरूर, लेकिन आपकी सहमति उस कपट या दुर्व्यसन की, क्योंकि उसकी बातों में आके आपने संविदा नहीं की थी, अपनी सूझबूझ से उसको संविदा की थी, तो वो संविदा शून्य करनी नहीं होगी। जैसे कि आप मार्केट गए और आपको ड्रेस देखते पसंद आ गई, इसीलिए आपने उस ड्रेस को खरीदा, लेकिन उसका जो सेलर था उसको पता था कि इस ड्रेस में कोई डिफेक्ट है, इसलिए उसने उसको बाहर ऐसे ही लगा रखा था, लेकिन आपने उस दुकानदार की बातों में आके या फिर उसके कपट से प्रभावित होकर वो संविदा नहीं की थी, आपको ड्रेस अच्छी लग गई फर्स्ट एक बार में देखते, इसीलिए आपने उसको खरीदा था, उसके एडवर्टाइजमेंट वगैरह की वजह से नहीं खरीदा था, तो अब ये संविदा शून्य करनी नहीं होगी। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में मतलब कि प्रवंचित करने के आशय से जो व्यपदेशन करता है कि उसके जो कारखाना है उसके अंदर 5 मन नील बनती है, और इस बात में आके खरने उसके साथ संविदा की है, तो अभी संविदा शून्य करनी है, मतलब कि उसका आशय था या तो आशय की वजह से फ्रॉड हो गया। अब पहले वाले इलस्ट्रेशन में वो उसको व्यपदेशन करता था कि 500 मन नील बनते हैं, लेकिन उसने लेखाओं का निरीक्षण किया तो उसको खुद देख के पता चल गया कि उसमें 400 मन ही नील बनते हैं, तो मतलब कि अब ये जो व्यपदेशन था उसका इंस्पेक्शन करके उसको पता चल गया, फिर भी उसने वो कारखाने को खरीद लिया, तो अभी संविदा को शून्य करनी नहीं करवा सकता। ये उस अपवाद का इलस्ट्रेशन है। अब कर एक संपत्ति ख को बेचता है और कहता है कि वो विलंगम मुक्त है, विलंगम मुक्त मतलब कि उस पर कोई भी चार्ज वगैरह नहीं है, और बाद में पता चलता है कि संपत्ति पे तो बंधक था, मतलब कि बंधक था, मतलब इसने लोन ले रखा था उसको बंधक रख के, तो ख के ऑप्शन पे अब क्या है, या तो वो कह सकता है संविदा को शून्य घोषित करवा सकता है, या फिर कोर्ट में जाके आग्रह कर सकता है कि वो बंधक ऋण को चुका दे। ये इलस्ट्रेशन यहाँ की जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसका है। अब घर इलस्ट्रेशन जो है वो कपट का है, मतलब कि इसमें घर की प्रॉपर्टी में कोई अयस्क है जिसका पता, मतलब कि घर की प्रॉपर्टी में कोई अयस्क थे जिसका पता खर लगवा लेता है किसी सोर्स से, और उस अस्तित्व को कैसे छिपाता है, उनके एक्टिव होकर ऐसा कुछ करता है, जैसे कि प्रॉपर्टी वाले में बताया हुआ था कि आप कुछ चीज़ एक्टिव होकर छिपाते हो, यहाँ पे एक्टिव होकर वो छिपा रहा है, इससे पता चलता है कि उसका आशय उसको फ्रॉड करने का है, और इसे छिपाने के बाद उससे कम मूल्य में उसकी प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, तो यहाँ उसने कपट किया है, इसीलिए संविदा शून्य करनी है। अब घर की प्रॉपर्टी में घर का कोई हिस्सा है जो उसको उत्तराधिकार में मिलता, और घर की मृत्यु हो जाती है, इसका पता घर को चल जाता है, लेकिन वो घर जो है उस समाचार को कैसे छुपा कर, क्योंकि उसने ये समाचार कैसे छुपाया और फिर उसको प्रेरित किया कि वो अपनी जो हक है उसको उसके हाथ में बेच देवे, तो ये विक्रय शून्य करनी है, क्योंकि उसने उसकी मृत्यु का जो समाचार है उसको छुपा के ऐसा किया, इसीलिए उसने फ्रॉड करने के इंटेंशन से ये काम किया, इसीलिए ये संविदा शून्य करनी है। तो आपको ये लग रहा होगा कि इसकी मृत्यु हो गई तो उसका मालिक ही हो गया, तो उसने हक बेचा, या तो मतलब बेच दिया, सही होगी संविदा, लेकिन एक इसमें डिफरेंस है। अब जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसका मालिक बन चुका है, संपदा का मृत्यु होते ही उसके पास वो प्रॉपर्टी आ गई, तो मालिक की हैसियत से उसको बेचता, लेकिन यहाँ उसने जो मृत्यु का समाचार छुपाया ना, तो उससे उसने उसका हक त्याग किया। तो समझ रहे होगे कि आप मतलब कि वो मालिक बन चुका था उसकी मृत्यु होते ही, लेकिन ये बात उस घर ने उससे छुपाई, तो ऐसा छुपाया इसीलिए उसने कपट किया है। अब 19 का असमक सिर्फ असम्यक असर के बारे में है, तो आप सोच रहे होगे कि वो 3 संविधाएं अलग और ये अलग क्यों कर रहे हैं, तब जबकि सब कुछ हो तो शून्य करनी ही रहा है, क्योंकि इसकी एक अलग स्पेसिफिक कंडीशन होती है, क्योंकि असम्यक असर में क्या होता है कि जो बंदा असम्यक असर से उसने सहमति दी रहती है उसको भी कुछ फ़ायदा होता है, तो मतलब कि उस फ़ायदे का तो ये इक्विटी पे बेस है, उस फ़ायदे का तो उसको चुकाना ही पड़ेगा, तो इसीलिए कोर्ट कोर्ट को ये भी देखना पड़ता है कि जिसने असम्यक असर किया है ना उस पक्षकार के हितों पर भी कोई गलत प्रभाव नहीं हो, इक्विटी हो, मतलब कि उसने जो प्राइस वैलिड होता वो प्राइस तो उस असम्यक असर करने वाले को भी मिले, इसीलिए जो एक स्पेसिफिक कंडीशन है उसको स्पेसिफाई करने के लिए इसको उन सबसे अलग रखा गया है। होती तो असम्यक असर से प्रभावित जो होती है संविदा वो भी शून्य करनी ही होती है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो वो पूरी संविदा आत्यंतिकता है आपात की जा सकती है, आत्यंतिकता तब आपात कर सकेंगे ना कि जब उसने कोई फायदा ही नहीं उठाया उस संविदा से ना पीड़ित पक्षकार ने, लेकिन जब पीड़ित पक्षकार ने भी संविदा में कोई फायदा उठाया तो उसका आत्यंतिकता तो पास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इक्विटी करनी पड़ेगी, वो जो पक्षकार ने अंडू इन्फ्लुएंस किया है उसको भी तो उसके जो काम किया है उसका रिटर्न देना ही पड़ेगा ना, तो इसीलिए कोर्ट कुछ निबंधन और शर्त भी लगा के इस संविदा को अपास्त करता है। अब इस इलस्ट्रेशन में समझते हैं, अब क का एक बेटा है, उसने ख के नाम का एक वचन पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए, तो अब क के पुत्र ने एक फ्रॉड कमिट कर दिया है, तो अब जो ख है वो क के को ये धमकी देता है कि वो उसके पुत्र के विरुद्ध वाद ला देगा, तो इसीलिए उसने एक बंध पत्र क से लिखवा लिया, वो जो वचन पत्र के अमाउंट का ही था। तो अब जो ये बंध पत्र ख ने क से लिखवाया है, ये धमकी देकर लिखवाया है, इसीलिए अब ये जो बंध पत्र है ना ये वैलिड नहीं है, अंडू इन्फ्लुएंस के कारण लिखवाया गया है, तो अब जो कोर्ट है ना इसको पास कर देगा। लेकिन यहाँ ख भी गलत नहीं था, क्योंकि उसने उसके पुत्र ने भी फ्रॉड किया था, लेकिन उसको उसके पुत्र पे वाद लाना चाहिए था, ना कि उसके पापा को धमकी देके एक बंध पत्र लिखवा देना चाहिए था, तो इसीलिए अभी इसने जो बंध पत्र लिखवाया है वो पास कर दिया जाएगा। अब दूसरे इलस्ट्रेशन में ख को 100 रुपये उधार देता है, लेकिन जो उसके से बंध पत्र लिखवाता है वो 6% ब्याज पे 200 रुपये वापस रिटर्न करने का लिखवा लेता है, तो अब यहाँ पे उसने ऐसे में कैसे लिखा है, क्योंकि देख के पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट को कि 100 रुपये थे तो उसको वापस 200 रुपये क्यों रिटर्न करने हैं, वो भी 6% ब्याज पे। तो अब न्यायालय जब उचित समझेगा ना, तो उचित क्या समझेगा, न्यायालय यही करेगा जस्टिस करने के लिए कि 100 रुपये उसको रिटर्न करने हैं, और जो उस टाइम ब्याज की रेट चल रही होगी उस रेट पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो जो बंध पत्र इसने 200 रुपये लिखवाया उसको पास कर देंगे। धारा 20 भूल के बारे में है। अब जो अब दोनों पक्षकार है ना वो तथ्य की किसी बात के बारे में भूल कर देते हैं, जो वो तथ्य जो होता है ना करार के लिए मर्मभूत भी होना जरूरी है, क्योंकि छोटी मोटी बात की कोई भूल हो गई तो उससे करार शून्य नहीं होता है, लेकिन कोई जो करार की मर्मभूत होने की बेस हो उस करार का उसी के बारे में दोनों पक्षकार अगर भूल कर देते तो वो करार शून्य जाता है, या करार के लिखा हुआ संविदा क्योंकि संविदा बनती ही नहीं है ऐसी भूल के चक्कर में, जो कि जो 20 जो है वो भूल के बारे में है। अब यहाँ भूल तथ्य की होनी चाहिए, सिर्फ विधि की भूल नहीं होनी चाहिए, तथ्य की भूल दोनों पक्षकार करते हैं, और वैसा तथ्य होना चाहिए जो करार के लिए मर्मभूत हो, तो करार क्या होता है शून्य हो जाता है, शून्य करनी नहीं होता है, शून्य होता है, क्योंकि वो दोनों पक्षकारों की भूल हो गई है, तो यहाँ कोई एक पक्षकार के
ऑप्शन पे तो ये शून्य शून्य करनी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ भूल दोनों पक्षकारों से, इसलिए करार शून्य हो जाता है। अब यहाँ स्पष्टीकरण में ये बताया हुआ है कि विषय वस्तु की जो मूल्य के बारे में अगर आपने गलत राय रख लिया ना, तो इस आधार पर सिर्फ भूल के आधार पर करार शून्य नहीं होगा। नहीं तो इस बेस पे तो रोज ही लोग आने लग जाएंगे कि हाँ आज रेटी हो गई, कल रेटी हो गई, तो चलो इस करार को अवॉइड डिक्लेयर करवा देते हैं। तो कोर्ट ये सब प्रॉफिट लॉस के मसलों में नहीं पढ़ना चाह रहा है, बस यहाँ संविदा के सिद्धांत बताए हुए, इसलिए जो मूल्य की बातें हैं इससे दूर रखा गया है इस धारा को। तो मूल्य के आधार पर न्यायालय कुछ भी नहीं सुनेगा। अब क और ख ऐसे थोड़े को जो मतलब थोड़ा क्या होता है इंग्लिश में कार्गो कार्गो को बेचने खरीदने का संविदा करते हैं, लेकिन उसको खरीदने से पहले ही वो जो शिप था जिसमें कार्गो आ रहा था वो डूब चुका था। तो मतलब कि अब जब उसी विषय वस्तु ही नहीं रही तो इन दोनों का करार तो क्या ही था, तो करार शून्य था। मतलब जब करार के दिन ही विषय वस्तु ही नहीं थी तो वो करार शून्य हो गया है, तथ्य की भूल हो गई दोनों पक्षकारों द्वारा। अब ऐसे ही अगर इन्होंने घोड़ा बेचने का करार किया होता और जिस दिन करार किया उसी दिन घोड़ा मर चुका था, तो दोनों पक्षकारों की तथ्य की भूल हो गई, तो करार शून्य हो गया। अब ऐसे ही मतलब कि क जो है वो ख की जब तक ख जिंदा है तब तक किसी संपदा का मालिक है, और ख जिंदा है ये सोचकर क ने ग को वो संपदा बेच दी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जब उसने संपदा बेची तब ख मर चुका था, ख मर गया तो उस संपदा का मालिक वो रहा ही नहीं, तो उसको ग को कैसे ट्रांसफर कर सकता है, तो ये करार शून्य हो गया। अब ऊपर वाली धारा थी तथ्य के बारे में भूल, अब 21 में बताया हुआ है विधि की भूल। अब शून्यकरणीय नहीं होने का ये इस वर्ड का क्या मतलब है, मतलब कि ऐसी संविदा या तो शून्य भी हो सकती है, अवैध भी हो सकती है और वैलिड भी रह सकती है। लेकिन उसको कोई एक पक्षकार ये कहकर शून्यकरणीय नहीं करवा सकता है कि मेरे को भारत में जो लॉ है वो ही नहीं पता था, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड तो सबको पता होना चाहिए, और आप भारत में संविदा कर रहे हो, भारत की किसी व्यक्ति से संविदा कर रहे हो तो भारत का जो लॉ है वो तो पता होना ही चाहिए। अब भारत का लॉ पता होना चाहिए, और आप कोई ऐसा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कर लो तो भी उसको इन्फोर्स तो नहीं करवाया जा सकता है ना, इसलिए यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि वो शून्य होगी या अवैध होगी, लेकिन बस उसको शून्य करनी नहीं होगी। भारत कोई भी ऐसी संविदा जो भारत के लॉ को जाने बिना की गई है तो वो शून्य करनी है तो नहीं होगी, वो अवैध भी हो सकती है, वैध भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। भारत के लॉ पे डिपेंड करता है वो, तो उस लॉ को इन्फोर्स करेंगे, आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है उसको इन्फोर्स नहीं कराएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने कोई माल इंपोर्ट किया तो आप यहाँ पे उस पर कस्टम ड्यूटी लगनी है, तो आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि मेरे को तो पता नहीं था कि यहाँ कस्टम ड्यूटी भी लगेगी, तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवानी पड़ेगा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, तो अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने सामने वाले से कर लिया है उसको इन्फोर्स करना ही पड़ेगा, आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। इस कॉन्ट्रैक्ट को सामने वाला बंदा इन्फोर्स करवा ही सकता है। आप डिफेंस ले सकते हैं कि शून्य करनी है, क्योंकि मेरे को लॉ नहीं पता था तो शून्य करनी है, कर देनी चाहिए। अब ऐसे ही आपने अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है जिसको जैसे कि बम गोले बारूद आपने बाहर से इंपोर्ट कर लिया है, और आपको ये आप कह दो कि नहीं मुझे इंडिया में ऐसा इंपोर्ट करना वैलिड नहीं है, मेरे को पता नहीं था, इलीगल है, तो आप चलो अब हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अब ये तो शून्य भी नहीं हो सकती क्योंकि मेरे को लॉ भी नहीं थी ना, तो शून्य करनी हो सकती है, तो अब चलो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, ऐसा वैलिड भी नहीं होगा। अब अगर वो लॉ जो है ना वो प्रिवेल करेगा और जो आपने इंपोर्ट किया है वो कैंसिल होगा और अवैध होगा, और आपको पनिशमेंट होगी तो पनिशमेंट भी मिलेगी। तो क्योंकि संविदा अधिनियम जो भारतीय लॉ है ना उसको प्रभावित नहीं करेगा, लॉ प्रिवेल करेगा, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपने संविदा जो की है वो इलीगल है या फिर वॉइड है या फिर वैलिड रहेगी। तो कोर्ट उस लॉ के हिसाब से डिसाइड करेगा कि आपकी जो संविदा है उसका क्या करना है। अब बस ये डिफेंस नहीं ले पाओगे कि मेरे को लॉ नहीं पता था, तो चलो आपने ये संविदा शून्य करनी होनी चाहिए, इसको अब मतलब इसमें शून्य करना चाहते हो तो शून्य कर दो, ऐसा आपकी मर्जी नहीं चलेगी, अभी कोर्ट की मर्जी चलेगी और वो लॉ चलेगा। अब अगली चीज़ आती है कि विदेश के जो लॉ है उसके बारे में आप क्या प्रावधान है, मतलब कि वो शून्य होगा या शून्य करनी होगा, लेकिन यहाँ बस ये दिया हुआ है कि उसका जो प्रभाव होगा ना वो होगा ऐसा होगा जो तथ्य की भूल का होता है। तो तथ्य की भूल का एक पॉइंट तो अपन ने समझ ही लिया है कि अगर दोनों व्यक्ति जो है उनको ही विदेश का जो लॉ है वो नहीं पता था तब तो वो संविदा करार ही शून्य हो जाएगा। अब अगले पॉइंट में अपन को ये बताया कि अगर एक पक्षकार तथ्य की या फिर विदेश की विधि की भूल में हो एक पक्षकार, तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो ये तो समझ आ गया होगा कि विदेशी अगर विधि है उसकी भूल हो और दोनों पक्षकारों ने अगर विदेशी विधि की कोई भूल की है तो वो करार शून्य हो जाएगा। ये यहाँ तक तो ये अपन को क्लियर है, अगला हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक पक्षकार अगर वो भूल पे हो तो वो क्या करना है। अब इस इलस्ट्रेशन को समझते हैं। कर इस विश्वास पे कोई संविदा कर लेते हैं कि जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो परिसीमा वर्जित हो गया, मतलब कि उसकी लिमिटेशन निकल गई है। इस वजह से समझो कि मैंने ख को 1000 रुपये का लोन दिया था, अब उसको 3 साल में उसको ख को कोर्ट में जाके केस करके उससे ले लेना चाहिए था, लेकिन अब वो परिसीमा निकल गई, तो अब कर ख ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि चल कोई बात नहीं, मेरे को 500 रुपये दे दूंगा। इस आधार पे उसने वैसे संविदा कर ली, 1000 रुपये का सेटलमेंट 500 रुपये में कर लिया। अब ख को तो ये भूल थी ना कि परिसीमा में से निकल गया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके लॉ नहीं पता था कि परिसीमा में उसका अभी तक वाद है, उसको बाद में पता चलता है कि अभी उसका जो वाद है लिमिटेशन के अंदर ही है। तो अभी भी वो जाके 1000 रुपये का जो अपना क्लेम है वो कोर्ट में ले सकता है, और ये डिफेंस नहीं ले पाएगा कि हमने बाद में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट शून्य करनी है। एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लो कर ने ख को 1000 रुपये का लोन दिया और 3 साल निकल गए, उसने उस लोन को इन्फोर्स नहीं करवाया क्योंकि कर ने उसको कहा था हाँ दे दूंगा पैसे दे दूंगा, और फिर बाद में 3 साल निकल गए तो ख को ऐसा लगा कि भाई अब लिमिटेशन ही निकल गई है, तो अब मेरे को बंद पत्र लिख के देते कि 1200 रुपये अब तुम मेरे को देना। अब कर ने उसको भी लगा कि हाँ चलो लिमिटेशन निकल गई होगी, भाई चलो 1200 रुपये का बंद पत्र उसने कर लिया। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, लोग ही भूल कर रहे हैं, इनको पता नहीं कि अभी लिमिटेशन नहीं निकली है, तो अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया 1200 रुपये का। तो अब ख का है ना इस बंद पत्र को जाके कोर्ट में इन्फोर्स करवा सकता है। ये डिफेंस नहीं ले पाएगा कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि लिमिटेशन में नहीं निकली, अगर लिमिटेशन में होती 1000 रुपये देके काम हो सकता था तो मैं 1200 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट करता ही नहीं। तो अब कोर्ट इसके डिफेंस को नहीं मानेगा क्योंकि उसको लिमिटेशन पता होना चाहिए था, उसको अपने वकील से पूछ लेना चाहिए था या नहीं पता था तो अब जाके कोर्ट में लॉ नहीं पता होने का डिफेंस नहीं ले पाएगा, और वो 1200 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है वो बना रहेगा। अब कोर्ट जाके ये देखेगा कि हाँ ये इक्विटी पे बेस है या फिर खाने से फ्रॉड किया है, ये बात की बात है, लेकिन अब जो 1200 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है ना वो करके ऑप्शन पे शून्य करनी है तो नहीं है, क्योंकि उसको लिमिटेशन एक पता होना चाहिए था। तब अपन ये देखते हैं कि दो पक्षकार अगर तथ्य की भूल करे तो क्या होगा, अब एक पक्षकार अगर तथ्य की भूल कर ले तो संविदा का क्या होगा। अब कोई संविदा ना एक पक्षकार की जो तथ्य की भूल है उसके आधार पर शून्य करनी नहीं होती है। अब यहाँ भी वही वर्ड लिखा हुआ है शून्य करनी है नहीं होगी, मतलब कि वो सिर्फ ये डिफेंस नहीं ले पाएगा कि तथ्य की भूल हो गई थी, और कोई डिफेंस वो ले सकता है और इस आधार पर शून्य करनी है नहीं होगी, मतलब कि सिर्फ तथ्य की भूल के आधार पर तो कोई भी संविदा उसके ऑप्शन पे शून्य करनी नहीं होगी। लेकिन मान लो उसने तथ्य को सामने वाले ने जानबूझकर छिपाया तो अब फ्रॉड वगैरह का डिफेंस भले ले सकता है, लेकिन हाँ उसकी तथ्य की भूल हो गई सिर्फ इस आधार पर तो कोई भी संविदा शून्य करनी नहीं होगी और वो संविदा वैलिड ही रहेगी। अब ये विदेशी विधि पे भी लागू होता है कि विदेश की जो विधि है सिर्फ एक पक्षकार को नहीं क्लियर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट शून्य नहीं होगा इसी आधार पर कि मुझे नहीं पता था कि विदेशों में तो ऐसा चलता है। आपको पता होना चाहिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मतलब विदेशी विधि के बारे में भी एक पक्षकार की अगर गलती होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहता है, शून्य करनी नहीं हो जाता है। क्योंकि कोई तथ्य जो एक पक्षकार को नहीं पता है और अगले को तो सब पता है, तो उस हिसाब से हम अगले बंदे को के साथ इंजस्टिस नहीं कर सकते कि एक ही गलती की वजह से दूसरा सफर नहीं करना चाहिए। अब संविदा का एक और एसेंशियल क्या है कि इसका प्रतिफल और उद्देश्य दोनों विधिपूर्ण भी होना चाहिए, तो ही हम जाके कोर्ट में संविदा को प्रवर्तित करवा पाएंगे। प्रतिफल और उद्देश्य दो अलग अलग चीज़ें। उद्देश्य क्या होता है, जैसे कि आप और किसी व्यक्ति ने मिलकर ये कर लिया कि चलो हम मिलकर बॉम्ब बनाएंगे, और इंडिया में ऐसा बॉम्ब बनाना विधिपूर्ण नहीं है।
तो आपका जो उद्देश्य है ना, दोनों मिलकर बॉम्ब बनाएंगे, तो ये उद्देश्य हो गया आपका जो विधिपूर्ण नहीं है। और प्रतिफल क्या होता है, जैसे कि आप मेरे को घर बेच दो, मैं आपको गोला बारूद की सप्लाई कर दूंगा, तो अब यहाँ पे प्रतिफल जो मैं दूंगा ना, मैं दे रही हूँ जो प्रतिफल, वो विधिपूर्ण नहीं है। तो डिफरेंस समझ आ गया होगा कि प्रतिफल क्या होता है और उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य दोनों मिलकर जो काम करना चाह रहे हैं वो उद्देश्य है, और प्रतिफल जो रिटर्न में अगर मैं कुछ दे रही हूँ वो अगर इनवैलिड है तो वो प्रतिफल विधिपूर्ण नहीं है। अब यहाँ कहते हैं कि सारे जो प्रतिफल उद्देश्य है वो वैलिड है सिवाय इन सबके। अगर कोई जो विधि है वो खुद ही डिक्लेयर करती है कि ऐसा करना विधि विरुद्ध है, मतलब कि विधि विरुद्ध जमाव इकट्ठा करना वो विधि विरुद्ध ही है भारतीय न्याय संहिता के अनुसार। तो ऐसा कोई भी आप एग्रीमेंट करोगे जो विधि विरुद्ध जमाव के लिए हो तो वो बीएनएस के अकॉर्डिंग तो निषिद्ध ही है। तो ऐसे और भी लॉ सकते हैं जिसमें बताया हुआ है कि क्या चीज़ निषिद्ध है। अब कोई चीज़ सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करके निकाल लेते हैं। तो वैसे ही जो किसी विधि में तो कुछ साफ लिखा हुआ नहीं है कि ऐसा विधिपूर्ण है या नहीं है, लेकिन आपने कुछ लूप होल उसमें निकाल लिया जिससे आप उस विधि के उपबंध को विफल कर दोगे। कोई चीज़ आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हो लेकिन इनडायरेक्टली आप उस चीज़ को कर रहे हो। इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एज क्या है, 18 से कम, 18 से ऊपर का कुछ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन शादी करने के लिए हिंदू लोग के हिसाब से 18 और 21 की एज होती है ना। तो अब आप ये करके कि हम दोनों तो शादी नहीं कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, और इस हिसाब से आप दोनों की एज 18 ही है और आप शादी कर लो, तो ये क्या कर रहा है, लोग के हिंदू लोग का जो पर्पस है उसको डिफीट कर रहे हो आप दोनों मिलकर। तो ऐसे करार को कोर्ट वैलिड नहीं करेगी। यहाँ पे आपका उद्देश्य विधि विरुद्ध है। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस एक एग्जाम्पल था। या तो वो कपटपूर्ण हो, मतलब कि हम दोनों मिलकर जगत के साथ फ्रॉड करने का, जैसे कि 4 दिन में पैसा डबल वाली कोई पॉलिसी हम चलवा रहे हैं, तो हम लोग का उद्देश्य कपटपूर्ण है, क्योंकि अपन लोगों के साथ फ्रॉड करने के उद्देश्य से कोई भी काम कर रहे हैं तो वो विधिपूर्ण नहीं होगा। या ऐसा कोई भी काम करने का हम एग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे किसी के शरीर को या संपत्ति को नुकसान पहुंचता हो। जैसे कि मैं किसी से ये एग्रीमेंट नहीं कर सकती कि आप किसी बंदे को अगर मार दोगे तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी। तो ऐसा जो शरीर के दूसरे बंदे के शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले जो एग्रीमेंट होते हैं वो भी वॉइड होते हैं। अब इसके स्कोप को भी ऐसे खुला छोड़ा गया है, लेकिन न्यायालय जिस भी चीज़ को अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध माने, ऐसे प्रतिफल और जो उद्देश्य है वो भी विधिपूर्ण नहीं होंगे। तो हमें ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। लास्ट में डिक्लेयर किया हुआ है कि विधि विरुद्ध उद्देश्य प्रतिफल से जो भी सब करार किए जाते हैं वो शून्य होते हैं। अब यहाँ घर को 10,000 में अपना घर बेचने का करार कर रहा है, तो इसमें तो कोई भी घर बेच रहा है और उसको 10,000 रुपये दे रहा है, तो यहाँ प्रतिफल या उद्देश्य कोई भी विधि विरुद्ध तो है नहीं, तो ये करार विधिपूर्ण है। अब क्या है, मतलब कि ख ग को मतलब कि ख से ग ने ख से कुछ लोन लिया होगा तो उसकी गारंटी दे रहा है, तो यहाँ गारंटी दे रहा है, तो ये करार भी विधिपूर्ण ही है। मतलब अगर ख 1,000 रुपये नहीं चुकाएगा तो क उसे 1,000 रुपये चुका देगा, तो ये करार में उद्देश्य और प्रतिफल दोनों वैलिड है। अब इस इलस्ट्रेशन में ख के जहाज का इंश्योरेंस कर रहा है, तो यहाँ इंश्योरेंस का जो एग्रीमेंट है वो भी वैलिड ही होता है। ख उसको इंश्योरेंस का लिए प्रीमियम वगैरह देगा, और क अगर उसका नष्ट हो जाएगा तो उसकी भरपाई कर देगा, तो ये करार और इसमें उद्देश्य और प्रतिफल दोनों वैलिड है। अब ख के बच्चे का भरण पोषण करने के लिए क उसको 1,000 रुपये दे रहा है, तो यहाँ उसका उद्देश्य और प्रतिफल दोनों वैलिड ही है। उसका भरण पोषण वो कर देगा और वो 1,000 रुपये उसको दे देगा। अब इस एग्जाम्पल में क, ख और ग तीनों सबको कपट करके उस कपट से जो मनी आएगी उसको वापस विभाजित करने का करार कर देते हैं। करार का उद्देश्य क्या है, विधि विरुद्ध है। अब ख को सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करके उससे 1,000 रुपये ले रहा है, तो ये जो लोक पद दिलवाने का जो उसका वचन है, यहाँ पे ये वो जो वचन प्रतिफल है, प्रतिफल विरुद्ध हो गया। उसका 1,000 रुपये देना तो चलो 1,000 रुपये तो कुछ इनवैलिड नहीं है, लेकिन एक लोक पद को बेचना तो विधि विरुद्ध ही है ना। तो उसका प्रतिफल जो है वो विधि विरुद्ध हो गया। अब यहाँ एक एजेंट है जो अपनी मालिक की भूमि का जो पट्टा है वो ख के नाम करने का करार कर लेता है, जबकि उसको इसका अधिकार नहीं था। ये अपने मालिक से छुपा के ऐसा कर रहा है, तो यहाँ जो कर रहा है वो अपने मालिक के साथ फ्रॉड करके के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, तो यहाँ उसका प्रतिफल जो है वो विधि विरुद्ध हो गया। अब यहाँ क ने कोई लूट की थी, जो वो ख से एग्रीमेंट कर रहा है कि आप ये सब वाद जो है उसको छोड़ दो तो मैं आपको लूट का जो सामान है वापस लौटा दूंगा। तो जो ये लूट का अपराध होता है वो स्टेट के विरुद्ध होता है, तो अब ऐसे वाद को छोड़ा नहीं जा सकता है। जो ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है उसी ऑफेंस के साथ ऐसा एग्रीमेंट किया जा सकता है, लूट का ऑफेंस ऐसा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे जो इनका उद्देश्य है वो विधि विरुद्ध हो जाएगा। जबकि कर की भूमि का कोई राजस्व बकाया था, उसकी उस भूमि की नीलामी हो रही है, और अधिनियम में उपबंध है कि जिसकी संपत्ति की वो नीलामी हो रही है वो बोली नहीं लगा सकता है। तो अब इस प्रोविजन को डिफीट करने के लिए ख के साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि तू जाके वो जमीन खरीद लेना और फिर बाद में उस जमीन को मेरे को बेच देना। तो ये जो एग्रीमेंट है इस अधिनियम को डिफीट करने वाला है, मतलब कि विधि के किसी प्रावधान का व्यतिक्रम करने के लिए किया गया है, इसीलिए इनका उद्देश्य जो है वो विधि विरुद्ध है। अब क के पास किसी ख की पावर ऑफ अटॉर्नी है, मुख्तार है, मतलब कि क उसका, और अब उसके पास ऐसा मतलब क उसकी ऐसी पोजीशन में है कि वो उसके साथ ऐसे में कैसे कर सकता है, और उस पोजीशन का वो फ़ायदा उठाता है और ग के साथ एग्रीमेंट कर लेता है कोई भी ऐसा, और ग वचन देता है कि वो क को 1,000 रुपये दे देगा। चलो, तो यहाँ क जो है वो ख के मुख्तार होने का गलत फ़ायदा उठा के ग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और 1,000 रुपये ले रहा है, तो यहाँ जो उनका करार है वो अनैतिक है। अब यहाँ देखो कि यही एग्रीमेंट अगर क ने ख के साथ कोई एग्रीमेंट किया होता है ना, ऐसे में कैसे करके, तो ख उस एग्रीमेंट को वाइड डिक्लेयर करवा सकता था, ऐसे में कैसे क्या था। ये एग्जांपल यहाँ पे भी फिट है, लेकिन यहाँ क और ग के बीच में कोई एग्रीमेंट है और क कह रहा है कि मैं उसका मुख्तार हूँ, चलिए एग्रीमेंट करवा दूंगा, मैं तेरा काम करवा दूंगा, 1,000 रुपये तुम्हें को दे दे। तो यहाँ ये एक इमोरल काम कर रहा है, जबकि उसको उसके मुख्तार होने का मतलब विश्वास है उसको ख पे, तो उसका विश्वास उसको बनाए रखना चाहिए था, लेकिन अब वो मॉरलिटी के विरुद्ध जा रहा है। क अपनी पुत्री को ख को भाड़े पे दे रहा है उपपत्नी के रूप में रखने के लिए, तो अब ये व्यवहार तो इमोरल है ना, अपनी पुत्री को ऐसे किसी को उपपत्नी बनाने के लिए भाड़े पर देना। लेकिन भले ही जो लॉ चल रहा है इंडिया में उसके हिसाब से ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये एक इमोरल चीज़ है, इसीलिए ये जो करार है ये शून्य होगा।